सोचिए, जब जीनियस शब्द सुनाई देता है तो किसका चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है? ज्यादातर लोगों के लिए वो नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। मतलब उनका नाम तो जीनियस का दूसरा नाम बन गया है ना। पर सवाल ये है कि क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? सुनकर शायद यकीन न हो, पर ये बातें उनकी अपनी माँ ने कही थी, उनके खेलने कूदने वाले साथियों ने, और तो और उनके हेडमास्टर ने भी। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस लड़के को सब एक तरह से नाकामयाब मान चुके थे, वो हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला इंसान कैसे बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से, जो सच कहूं तो किसी आम जीनियस की कहानी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बाहर से देखने वालों को क्या दिखता था? एक बड़ा सा सिर, एक बच्चा जो सबसे अलग थलग रहता है। लेकिन अंदर क्या चल रहा था? अंदर एक ऐसा दिमाग था जो हर चीज को लेकर उत्सुक था। उन्हें मशीनी खिलौनों से खेलना पसंद था, और पता है वो वायलिन भी बहुत अच्छा बजाते थे। और उनके हेडमास्टर ने तो कह दिया था कि वो कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन सच तो ये था कि स्कूल में उनके मार्क्स काफी अच्छे आते थे। तो जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े हुए, उनका वो बागी अंदाज और ज्यादा निखर कर सामने आया। उन्हें एक ऐसे माहौल की तलाश थी जहां उनके विचारों को पंख मिल सकें, ना कि उन्हें कैद कर लिया जाए। देखिए, जर्मनी के स्कूलों का जो सख्त अनुशासन था ना, वो उन्हें बिल्कुल एक जेल की तरह लगता था। उन्हें नियमों में बंद कर रहना कतई पसंद नहीं था, और इसी वजह से टीचर्स के साथ उनकी बहस होती ही रहती थी। तो आखिरकार सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने उस घुटन भरे माहौल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और ये फैसला उनके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। वो स्विट्जरलैंड चले गए, जहाँ का माहौल काफी खुला था। यहाँ पर न सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में उनकी दिलचस्पी और बढ़ी, बल्कि यही उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मारिच से, जो सिर्फ उनकी दोस्त नहीं बल्कि उनकी इंटेलेक्चुअल पार्टनर बनी। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई आम लव लेटर नहीं है, इसमें प्यार है, पर साथ ही विज्ञान के लिए गहरा जुनून भी है। ये खत साफ साफ बताता है कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि ये दो ऐसे दिमागों का मिलन था जिन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का एक जैसा जुनून था। अब आता है आइंस्टाइन की जिंदगी का वो हिस्सा जब उन्होंने दुनिया की नजरों से दूर रहकर चुपचाप कुछ ऐसे विचार दिए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ग्रेजुएशन तो हो गई, पर आइंस्टाइन को कोई नौकरी नहीं मिली। काफी कोशिशों के बाद उन्हें बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिली। काम क्या था? दूसरों के आविष्कारों को जांचना। सुनने में ये काम काफी बोरिंग लग सकता है ना, पर असल में एक बहुत बड़ी क्रांति की चिंगारी यहीं से जलने वाली थी। और कमाल की बात देखिए, दिन के वक्त तो वो दूसरों की इन्वेंशंस को परख रहे होते थे, लेकिन उसी वक्त वो अपनी डेस्क की दराज में चुपचाप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। मजाक में वो अपनी दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। वो दराज ही उनकी सीक्रेट लैब थी। और फिर आया साल 1905, जिसे इतिहास में उनका चमत्कारी साल या मिरेकल ईयर कहा जाता है। इसी साल उन्होंने एक के बाद एक कई क्रांतिकारी पेपर्स पब्लिश किए, और उनमें से एक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस एक थ्योरी ने समय और दूरी को लेकर हमारी सदियों पुरानी समझ को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो जुड़वा हैं बिल्कुल एक उम्र के। उनमें से एक को हम एक बहुत तेज रफ्तार वाले स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजते हैं, और दूसरा यहीं पृथ्वी पर रहता है। जब स्पेसशिप वाला जुड़वा वापस लौटेगा तो पता है क्या होगा? उसकी उम्र पृथ्वी पर रहे जुड़वा से कम होगी। मतलब साफ है, समय सबके लिए एक ही रफ्तार से नहीं चलता। और हाँ, इसी थ्योरी से जन्म हुआ दुनिया के सबसे मशहूर फॉर्मूले का E=mc²। इस छोटे से समीकरण ने मास और एनर्जी के बीच का वो रिश्ता दुनिया के सामने रखा जिसने आने वाले वक्त में विज्ञान का चेहरा ही बदल दिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये आइंस्टीन की जिंदगी का वो दौर है जहां दो चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ तो उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत मिल रही थी, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ वो बिखर रही थी। ये जो दशक था ना, ये कमाल के उतार चढ़ावों से भरा था। एक तरफ वो गुरुत्वाकर्षण की हमारी पूरी समझ को बदल रहे थे, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा था, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ
उनकी शादी, उनका पहला प्यार, वो टूट रहा था। उनकी जिंदगी के ये दो हिस्से कितने अलग थे, है ना? एक तरफ विज्ञान की दुनिया में उनका रुतबा आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ उनकी अपनी दुनिया, वो सिकुड़ती जा रही थी। मिलेवा, जो कभी उनकी बराबरी की इंटेलेक्चुअल पार्टनर हुआ करती थी, वो अब अपनी पहचान खोकर एक नाखुश हाउसवाइफ बन चुकी थी और आखिरकार ये रिश्ता खत्म हो गया। अब आते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। इस दौर में आइंस्टीन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रह गए थे, वो दुनिया के लिए एक नैतिक आवाज, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुके थे। तो हुआ ये कि जर्मनी में नाजियों की हुकूमत आ गई। आइंस्टाइन यहूदी थे, इसलिए उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी। और फिर एक खतरनाक खबर आई, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हो चुकी थी। फौरन ये डर फैल गया कि नाजी इस ताकत का इस्तेमाल करके एक एटम बम बना सकते हैं। इसी डर की वजह से अपने एक साथी के कहने पर उन्होंने सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक खत लिखा, और इस खत में जो उन्होंने चेतावनी दी थी वो आगे चलकर एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। और विडंबना देखे, उनकी चेतावनी का असर ये हुआ कि अमेरिकियों ने खुद ही एटम बम बना लिया। और फिर 1945 में जब उन्होंने उससे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया, तो उस तबाही को देखकर आइंस्टीन अंदर तक हिल गए थे। वो पूरी तरह टूट चुके थे। उस तबाही ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल राजनीति में सक्रिय रहकर गुजारा। वो हथियारों की होड़ के खिलाफ एक बुलंद आवाज बन गए और अपनी शोहरत का इस्तेमाल दुनिया में शांति और लोकतंत्र की वकालत करने के लिए किया। तो जब 1955 में उनका निधन हुआ, दुनिया ने सिर्फ एक महान वैज्ञानिक को ही नहीं खोया था, बल्कि एक ऐसे वर्ल्ड सिटीजन को खोया था जो पूरी इंसानियत के भविष्य की फिक्र करता था। तो आइंस्टाइन की विरासत सिर्फ सितारों और गैलेक्सीज को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विरासत हमें ये भी सिखाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में रहते हुए एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक सुंदर मन का मतलब सिर्फ मुश्किल समीकरणों को हल करना नहीं है, बल्कि शायद इसका मतलब इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी रखना भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असल में एक मन को सुंदर बनाता क्या है।